ईस्ट इंडिया कंपनी नाम सुनते ही दिमाग में बड़े बड़े जहाज, मसाले और दूर देशों की तस्वीर आ जाती है। लेकिन ये कंपनी सिर्फ व्यापार करने नहीं आई थी। इसने तो लगभग 200 साल तक भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया। इस कंपनी का जन्म इंग्लैंड में 1600 में हुआ था। खुद क्वीन एलिजाबेथ पहली ने कुछ व्यापारियों को इसे शुरू करने की इजाजत दी थी। उनका मकसद नई नई जगहों पर व्यापार करना और मुनाफा कमाना। उनकी नजर एशिया और अफ्रीका पर थी, जहां मसाले, रेशम और दूसरी कीमती चीजें बहुतायत में थीं। शुरू में तो ईस्ट इंडिया कंपनी उन कई कंपनियों में से एक थी जो पूरब से व्यापार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह ज्यादा ताकतवर होती गई। इसने मजबूत जहाज बनवाए, अपनी फौज रखी और स्थानीय राजाओं से समझौते किए। यहीं से एक साधारण व्यापारिक कंपनी का सफर एक शक्तिशाली ताकत बनने की ओर शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी बहुत पेचीदा है। यह महत्वाकांक्षा, लालच, संघर्ष और बदलाव की कहानी है। इस वीडियो में हम कंपनी के उत्थान और पतन और भारत पर उसके स्थायी प्रभाव के बारे में जानेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफर एक साधारण सी चाहत से शुरू हुआ था, व्यापार। उन्हें वो मसाले चाहिए थे जिनके लिए भारत मशहूर था, जैसे काली मिर्च, दालचीनी और लौंग। इन मसालों को पाने के लिए उन्हें भारत में अपनी जगह बनाने की जरूरत थी। उनकी पहली व्यापारिक चौकी या फैक्ट्री, जैसा कि वे उसे कहते थे, सूरत में 1612 में स्थापित की गई थी। फिर 1640 में मद्रास, उसके बाद 1668 में बंबई और 1699 में कलकत्ता। ये शहर कंपनी के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंपनी के लोग, जिन्हें फैक्टर कहा जाता था, स्थानीय राजाओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। वे उपहार देते थे, कर देते थे और शासकों के हितों की रक्षा का वादा करते थे। बदले में उन्हें स्वतंत्र रूप से व्यापार करने और अपनी बस्तियां बनाने की अनुमति दी गई थी। ये व्यापारिक चौकियां सिर्फ व्यापार की जगह नहीं थीं। वे भारत में इंग्लैंड के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह थीं। कंपनी ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर, चर्च और यहां तक कि किले भी बनवाए। वे अपने कानूनों और रीति रिवाजों के हिसाब से रहते थे, एक दुनिया के भीतर दूसरी दुनिया बनाते थे। कुछ समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार से ही खुश थी, लेकिन धीरे धीरे वे और ज्यादा चाहते थे। उन्होंने देखा कि भारत कितना बंटा हुआ है। यहाँ कई छोटे छोटे राज्य हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कंपनी को एहसास हुआ कि वे इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। कंपनी के सत्ता में आने में दो लड़ाइयां बहुत महत्वपूर्ण रहीं। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई। दोनों ही लड़ाइयों में कंपनी की सेना, जो नए हथियारों से प्रशिक्षित और सुसज्जित थी, का सामना बहुत बड़ी भारतीय सेनाओं से हुआ। प्लासी की लड़ाई कंपनी की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना। क्लाइव ने चालाकी भरी रणनीति और नवाब के सेनापतियों में से एक मीर जाफर के साथ एक गुप्त समझौते के जरिए एक निर्णायक जीत हासिल की। बक्सर की लड़ाई ने कंपनी के प्रभुत्व को और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और मुंगेर के शासक की संयुक्त सेनाओं को हराया। इस जीत ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण दे दिया, जिससे वे पूर्वी भारत में सबसे शक्तिशाली ताकत बन गए। प्लासी और बक्सर में अपनी जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई थी। वे भारत के विशाल क्षेत्रों के वास्तविक शासक थे। इन क्षेत्रों का प्रबंधन करने के लिए उन्हें प्रशासन की एक प्रणाली की आवश्यकता थी। कंपनी की दिलचस्पी मुख्य रूप से मुनाफा कमाने में थी। उन्होंने राजस्व वसूली की नई प्रणालियां पेश की, जैसे बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। इस प्रणाली के तहत स्थानीय जमींदारों को कंपनी को एक निश्चित वार्षिक भुगतान के बदले में किसानों से कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। कंपनी ने न्यायिक प्रणाली में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी अदालतें स्थापित की, जिनकी अध्यक्षता यूरोपीय न्यायाधीश करते थे, और अपने कानून लागू किए। इससे स्थानीय आबादी में आक्रोश फैल गया, जिन्हें लगा कि उनके रीति रिवाजों और परंपराओं की अनदेखी की जा रही है।
कंपनी के प्रशासन पर अक्सर भ्रष्ट और शोषणकारी होने का आरोप लगाया जाता था। अधिकारियों को निजी व्यापार में संलग्न होने के लिए जाना जाता था, जो स्थानीय आबादी की कीमत पर व्यक्तिगत भाग्य अर्जित करने के लिए अपने पदों का उपयोग करते थे। भाग 5। कंपनी का खजाना। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य लक्ष्य हमेशा पैसा कमाना था। वे मसालों और वस्त्रों से लेकर चाय और अफीम तक हर चीज का व्यापार करते थे। उनके जहाज माल से लदे हुए इंग्लैंड वापस जाते थे, जिससे कंपनी और उसके शेयर धारकों को भारी मुनाफा होता था। कंपनी के व्यापार का भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कई उद्योगों, विशेष रूप से वस्त्रों पर एकाधिकार स्थापित किया। अपनी उत्तम कारीगरी के लिए जाने जाने वाले भारतीय बुनकरों को अपने उत्पादों को कंपनी को कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था, जो बाद में उन्हें यूरोप में भारी मुनाफे पर बेचते थे। कपास और नील जैसे कच्चे माल की कंपनी की मांग के कारण भी भारतीय कृषि में बदलाव आया। किसानों को अक्सर खाद्य फसलों की कीमत पर निर्यात के लिए नकदी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इससे भारत अपनी आर्थिक भलाई के लिए कंपनी पर निर्भर होता गया। या कीता है। भाग 6। स्कूल और समाज। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की उपस्थिति सिर्फ अर्थशास्त्र और राजनीति के बारे में नहीं थी। इसका भारतीय समाज और संस्कृति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक शिक्षा के क्षेत्र में था। कंपनी ने शुरू में प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा दिया, संस्कृत, अरबी और फारसी के अध्ययन का समर्थन किया। हालांकि जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती गई, वे अंग्रेजी शिक्षा का पक्ष लेने लगे। उन्होंने स्कूल और कॉलेज स्थापित किए, जहां भारतीय अंग्रेजी और पश्चिमी विज्ञान सीख सकते थे। शिक्षा नीति में इस बदलाव के दूरगामी परिणाम हुए। इसने अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों के एक नए वर्ग का निर्माण किया, जो ब्रिटिश शासकों और स्थानीय आबादी के बीच बिचौलियों के रूप में कार्य करते थे। इससे पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणालियों का भी पतन हुआ। भाग 7। विद्रोह की आग। एक सदी से भी ज्यादा समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर लोहे के मुट्ठी से शासन किया, लेकिन उनका शासन विरोध के बिना नहीं था। कंपनी के अधिकार के खिलाफ कई विद्रोह हुए, जो उनकी नीतियों और कार्य प्रणालियों के खिलाफ आक्रोश से भड़के हुए थे। कंपनी के शासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती 1857 में आई, सिपाही विद्रोह के साथ, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों या सिपाहियों द्वारा विद्रोह के रूप में जो शुरू हुआ, वह जल्द ही पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। सिपाही नई राइफल कारतूसों की शुरुआत से नाराज थे, जिनके बारे में अफवाह थी कि वे जानवरों की चर्बी से सने हुए थे, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक आपत्तिजनक मानते थे। विद्रोह में दोनों पक्षों ने बहादुरी और क्रूरता के कार्य देखे। भाग 8। एक युग का अंत। 1857 के विद्रोह ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव हिला दी। इसने कंपनी की कमजोरियों को उजागर किया और भारतीय आबादी के बीच गहरे आक्रोश को उजागर किया। ब्रिटिश सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए हस्तक्षेप किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। कंपनी, जो कभी ब्रिटिश शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक थी, 1874 में भंग कर दी गई। भारत में कंपनी शासन का युग समाप्त हो गया। इसे ब्रिटिश राज ने बदल दिया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। हालांकि कंपनी चली गई थी, लेकिन उसकी विरासत आने वाले दशकों तक भारत को आकार देती रही। भाग 9। कंपनी की लंबी परछाई। भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव निर्विवाद है। 2 सदी से भी ज्यादा समय तक उन्होंने देश के भाग्य को आकार दिया। इसकी अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक ओर कंपनी नई तकनीकों को पेश करने, रेलवे और टेलीग्राफ लाइन जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और प्रशासन की एक आधुनिक प्रणाली स्थापित करने के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के विकास और एक नए भारतीय मध्यम वर्ग के उदय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि ये विकास एक कीमत पर आया। कंपनी की शोषणकारी नीतियों के कारण पारंपरिक उद्योगों का विनाश हुआ, व्यापक गरीबी और अकाल पड़ा। उनके शासन ने विभाजन और आक्रोश के बीज भी बोए,
जो आज भी भारत को परेशान करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी सत्ता, लालच और उपनिवेशवाद की जटिलताओं की एक सतर्क कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर के लोगों को मोहित और गूंजती रहती है।